बीजेपी को नुकसान हुआ है झारखंड में, बीजेपी को फायदा हुआ महाराष्ट्र में। कांग्रेस पार्टी की इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, झारखंड में भी उसको नुकसान होता अभी तक कुल सीटों में दिखाई दे रहा है। जी, तो ये काफी बड़ा बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि जो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर दिलचस्प लड़ाई इस वक्त है और बड़ी बढ़त से इस वक्त एनडीए जो वहाँ पर आगे है, खुद अपने दम पर बीजेपी 125 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। और जो बड़ी लड़ाइयाँ और जो बड़े कैंडिडेट्स हैं उसमें खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं जो शिवसेना से हैं, और शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे के केदार दिए जो हैं ये कोपरी से लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बांद्रा ईस्ट से जीशान सिद्दीकी और वरुण सरदेसाई हैं। इस वक्त ये भी खबर आ रही थी कि वहाँ से आदित्य ठाकरे जो हैं वो वर्ली से आगे चल रहे हैं। यहाँ वर्ली सीट पर भी लड़ाई बहुत दिलचस्प है, आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा आगे हैं। पर झारखंड में इस समय कई दिग्गज नेता जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, जिसमें कि कल्पना सोरेन है, जिसमें सीता सोरेन है। उधर जमशेदपुर से हमने आपको दिखाया कि अजय कुमार पीछे हैं। पर ये देखिए महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाई दे रही है। आदित्य ठाकरे बढ़त बनाए हुए हैं शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे के वर्ली महाराष्ट्र से, और मिलिंद देवड़ा जो हैं वो वर्ली महाराष्ट्र में वर्ली सीट से लड़ रहे हैं आदित्य ठाकरे के खिलाफ, और वो इस वक्त जो है वो पीछे चल रहे हैं। ये भी खबर आ रही थी कि शाइना एनसी जो है, जो अब एनडीए से चुनाव लड़ रही हैं, शाइना एनसी भी जो है वो पीछे चल रही हैं। शाइना एनसी शिवसेना की कैंडिडेट हैं, उनके मुकाबले अमीन पटेल हैं कांग्रेस के जो मुंबा देवी सीट से लड़ रहे हैं। और अबू आजमी और नवाब मलिक की लड़ाई भी यहाँ पर दिलचस्प है। बारामती में बहुत लड़ाई दिलचस्प है, अजीत पवार और युगेंद्र पवार की लड़ाई जो दिलचस्प है। हमारे साथ स्टूडियो में संजय मौजूद हैं, नीरजा जी मौजूद हैं। महाराष्ट्र की जब हम लड़ाई की बात करते हैं, बारामती सीट तो एक दिलचस्प है ही, लेकिन यहाँ पर जो अर्बन सीट्स है और अर्बन एपैथी की बात हो रही थी संजय कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रही है। उसके मुकाबले आप ग्रामीण सीटों को देखें तो वहाँ पर वोट काफ़ी ज़्यादा रहा है। पर जो ये अर्बन एरियाज इसमें जैसे वर्ली है, इसमें बांद्रा है, और बार बार ये होता है कि महाराष्ट्र में जो है वो आइडेंटिटी की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है। ये पवार खानदान हो या जो दूसरे परिवार वहाँ पर हैं, तो इस बार क्या आप कहेंगे कि डिसाइसिवली मुहर लग जाएगी? कौन असली शिवसेना, कौन असली एनसीपी? देखिए, पहले उनके पास निशान था, मतलब एक तरह का, और अब जो है लोगों ने उस पर मुहर लगा दी कि ये निशान जो है ये आपका है। वो विधान और निशान दोनों ही है, मतलब जो कहते हैं वो दोनों है। बच गई बात महाराष्ट्र, मुंबई एज इट इज 36 सीटें मतलब है, काफ़ी बड़ा है, और एक तरह से शिवसेना का वो गढ़ रहा है। अगर आप लोकसभा का भी देखेंगे तो उसमें उनको बढ़त थी एज कंपेयर टू द एनडीए। ये जो रिजल्ट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं, जो बात आप कह रही हैं, मूल रूप से शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इन दोनों के लिए काफ़ी बड़ा ये सवाल है। शरद पवार के लिए शायद उतना कम, क्योंकि शरद पवार की ये आखिरी लड़ाई है, उनके बाकी जो मीमांसा होगी वो उसके बाद की होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे, ये बड़ी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि शाम 6:30 बजे पीएम जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। तो महाराष्ट्र में संजय जिस तरह की जीत है वो देखते हुए अगर हम पब्लिक परसेप्शन और रियलिटी में जो पब्लिक परसेप्शन होगा, या 2 दिन के बाद जब संसद खुलेगा, हालांकि संसद अन्य कारणों से शायद ज़्यादा डिस्टर्बेड रहे। आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमारे सहयोगी सुनील सिंह देवेंद्र फडणवीस के निवास स्थान पर मौजूद हैं। ये वो शख्स हैं, जब लोकसभा में सीटें कम आई तब इन पर सवाल उठे, तो अब जिस तरह से इतना बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी का हुआ है, वहाँ पर महायुति का हुआ है, तो श्रेय भी क्या देवेंद्र फडणवीस को जाएगा? सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुनील, देवेंद्र फडणवीस के घर के पास आप मौजूद हैं, क्या वहाँ पे स्थिति, गाड़ियाँ को आने का सिलसिला आप देख रहे हैं बढ़ गया अब शायद? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की महायुति खास करके बीजेपी दावा कर रही थी उससे कहीं ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलता दिख रहा है। लिहाजा अब जो रौनक है सागर बंगलों की, ये देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका सरकारी निवास है। देखिए गाड़ियों का सिलसिला अब आना शुरू हो गया। अभी कुछ देर पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले आए हुए हैं। पुलिस देखिए बढ़ दी गई है, बैरिकेड में भी अब लगाना शुरू कर दिया जा रहा है। तो यानी अब आगे किस तरह से आगे क्या होगा, और जिस तरह की बड़ी सफलता मिली है एक तरह से अप्रत्याशित कहा जा सकता है, क्योंकि 100 के आसपास तो सीटें आएंगी ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि 100 पार कर पाएगी या नहीं, लेकिन यहाँ 125 के आसपास अगर अभी ट्रेंड में जा रहा है और कम भी हुआ तो समझिए फिर भी लगता है कि 100 के ऊपर ही रहेगा। तो
बड़ी खुशी है और एक बड़ी ताकत बनकर फिर से बीजेपी इस राज्य में उभरी है और ख़ास करके महायुति सरकार है जो है वो बरकरार रहेगी, ऐसा अभी तक का ट्रेंड तो बता रहा है। लेकिन चूंकि बीजेपी की ताकत बड़ी है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी बिल्कुल कोशिश करेगी, चाहेगी कि इस बार जो है, भले पिछली बार जो जोड़ तोड़ की राजनीति थी, सरकार लानी थी, तो एकनाथ शिंदे को मौका दे दिया गया था, लेकिन क्या फिर से एकनाथ शिंदे को मौका दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे की भी सीटें काफ़ी बढ़ रही है, जितना ट्रेंड में दिखा रहा है लग नहीं रहा था कि उतना उनकी आ पाएगी, तो उनका भी कद बढ़ रहा है। तो जो मोल तोल होगा वो बहुत ही कांटे का होगा। और एक चीज़ हम देखा है हम लोगों ने, खास करके विधानसभा और लोकसभा की सीटों के जब बंटवारों का बात हो रही थी, तो जितना सीधे से या जितने शांत दिखते हैं आम लोगों से बोलचाल में, उतने शांत और उतने सीधे एकनाथ शिंदे हैं नहीं। बातों में, सीट शेयरिंग में, गणितों में एक बड़ा अपना एक स्टैंड रखते हैं वो, और इतनी आसानी से वो भी घुटने टेकेंगे नहीं। आपने जो बात उठाई है कि एकनाथ शिंदे खूब मजबूती से अपना दावा पेश करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शिवसेना टूटी थी, जिस तरह से वो अपने विधायकों को लेके गए थे, तो उनकी जो राजनीति की चाल है वो समझ आ गई थी। लेकिन इस समय क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, भले ही वो आए हो लेकर और तमाम चीज़ें हो, अब ये खींचतान क्या बढ़ सकती है या इस पर आराम, क्योंकि ये भी जानकारी है कि गृह मंत्री अमित शाह शायद पहुंच जाएंगे कल ही मुंबई में स्थितियों को देखने के लिए। देखिए, खींचतान होना तो बहुत ही स्वाभाविक लग रहा है। ये अलग बात है कि सौदेबाजी में कौन क्या मांग लेगा, क्या ज़्यादा हो सकता है कि कुछ अलग चीज़ें हों, उन्हें दी जा सके अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद नहीं देना है तो। लेकिन एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि चूंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही एक तरह से चुनाव लड़ा गया, भले ही बीजेपी 150 के करीब सीटों पर लड़ रही थी, लेकिन जो चेहरा था वो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर था, और बीजेपी पार्टी, बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तो था ही यहाँ पर। तो हो सकता है कि इतना शायद उनको बरकरार भी रखे दिया जाए, क्योंकि एक बीजेपी में एक चीज़ जो देखा जाता है, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, वो नहीं चाहता है कि बहुत कोई मजबूत चेहरा किसी राज्य में उभरे जो कि आगे चल के चुनौती बने। तो देवेंद्र फडणवीस जो हैं 5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत ही ताकतवर हो गए थे, उनका कद काफ़ी बढ़ गया था। हालांकि बाद में शिवसेना के साथ जो गठबंधन टूट गया, सरकार नहीं बन पाई, और उसके बाद फिर दूसरी बार जब तो जी तोड़ कर सरकार भी बनी, तब ऐसा लगा था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अचानक से जो फैसला आया, और उस फैसला हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद लेना पड़ा और एकनाथ शिंदे को महत्व दिया गया, उन्हें उनका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर लाया गया। तो शायद हो सकता है कि बरकरार भी रखा जाए और एक संदेश भी दिया जाए। लौटेंगे भी आपके पास, जल्दी जल्दी चीजें बदल रही हैं, तो दर्शकों को बताते चलें कि इस वक्त खींचतान भी शुरू हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़ी संख्या नजर आ रही है। 288 कुल सीटें, जिसमें इस समय 221 सीटों पर महायुति को बढ़त मिली हुई, और खुद बीजेपी अकेले 125 सीटों पर है। यहां बीजेपी दफ्तर से इस वक्त खबर आई है कि प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे शाम 6:30 बजे। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से। उत्तर प्रदेश में जब हमने बात की थी तो वहां पे वक्त जश्न नहीं मनाया जा रहा था, बाई इलेक्शंस वहां भी हो रहे हैं, अच्छी नतीजे आ रहे हैं, पर अभी इंतजार हो रहा था। पर यहां बीजेपी मुख्यालय पर जलेबियां सुबह से इंतजार कर रही थी। रवीश, तो इस वक्त क्या सीन है? जी बिल्कुल, बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी के जीत का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा रहा है। 149 में से 125 सीटों पर अभी वो आगे चल रही है। और अभी जहां मैं सुनील की बात सुन रहा था, अभी बीजेपी के मुख्यालय के गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि अमित शाह ने पहले ही ये कहा था कि चुनाव के बाद डिसीजन होगा कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और इस बात को कहने वाले थे अमित शाह, जो कि चुनावी रणनीतिकार हैं मुख्य बीजेपी के। तो अब जब रिजल्ट आएंगे तो बीजेपी अपने पत्ते को अच्छी तरीके से खेलने की स्थिति में आ गई है, क्योंकि उसका जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में 22 रैलियां की थी, कटेंगे, और उनका जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद उसी नारे के आधार पर जो नैरेटिव महाराष्ट्र में बना सियासी, वो भी एक जीत में एक बड़ा किरदार उसने निभाया है। तो ऐसे में बीजेपी जरूर ये चाहेगी कि कोई उसका
मुख्यमंत्री हो। और अब बीजेपी उस पत्ते को खेलने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। यही वजह है कि बीजेपी के मुख्यालय में सक्रियता बढ़ गई है। तमाम सारे कार्यकर्ता आसपास से जो है यहाँ पर जुटने लगे हैं और शाम को तकरीबन 6:30 बजे यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। जैसा कि हमेशा होता है कि जब भी कोई भी चुनाव होता है और उसमें अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आते हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मानता रहा है कि जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है वही हर जगह पर जो है वो जीत का समीकरण सुनिश्चित करती है। तो यही वजह है कि एक परंपरा भी है कि जब कोई जीतती है बीजेपी तो यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं और उनका संबोधन बहुत खास होगा, क्योंकि संबोधन में ये देखना होगा कि किसकी वो तारीफ करते हैं और जिसकी वो तारीफ करेंगे तो आप मान कर चलिए कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में उसकी भूमिका ताकतवर होने वाली है जी की तरफ। जी जी बिल्कुल। तो अरुण सिंह हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अरुण जी, प्रधानमंत्री किसकी तारीफ करेंगे शाम को, ये देखना होगा। महाराष्ट्र में पहले तो बधाई, बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है एनडीए और खुद बीजेपी 125 सीटों पर है, लेकिन अब खींचतान मुख्यमंत्री के लिए शुरू हो गई है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और शाम 6:30 बजे का इंतजार रहेगा। जी देखिए, एसएन सिंह नाम है मेरा, शायद करेक्ट करा लेंगे आप जी। और दूसरी बात मैं कहूँगा, कोई खींचतान नहीं है। आज जो चुनाव हो रहा था, आप देखे होंगे कि ये चुनाव था, चुनने की बात थी। भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात हमेशा की, लोगों ने विकास को चुना। कई लोग जिहाद की बात करते थे, जिहाद को नहीं चुने। हम संतुष्टिकरण की बात करते थे, कई लोग तुष्टिकरण की बात करते थे। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता को विकास पसंद आया। बड़ी जीत हासिल हुई है एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में, पर देवेंद्र फडणवीस का भी नाम उभरने लगा है। तो ये खींचतान बढ़ रही है महाराष्ट्र में। जीत तो अब मान लीजिए हो गई, लेकिन उसके आगे चाहेंगे तो आप सिंह जी, जिस तरह से इतना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, तो आप लोग चाहेंगे ना कि आपके ही दल का मुख्यमंत्री हो कि ठीक है दूसरे गुट का बन जाए? देखिए, हम लोग तो राम को मानने वाले हैं और राम को मानने वालों में सीट को लेकर, कुर्सी को लेकर लड़ाई नहीं होती है। वहाँ तो भरत भी राम को सौंपना चाहते थे, राम भी भरत को सौंपना चाहते थे। तो सीट की तो लड़ाई बिल्कुल होगी ही नहीं, आप ये मान कर चलिए। बिल्कुल विचारधारा आपकी अच्छी है, अगर आपके संकल्प अच्छे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ पूरा देश खड़ा है, विकसित भारत के साथ खड़ा है, तो ये छोटी बातें तो हो नहीं। और हमने तो एक विकल्प के रूप में बताया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ, सहयोगियों के साथ कैसी सरकार चलाती है। भारत में सबसे पहली बार सहयोगियों की सरकार अगर किसी ने चलाया तो वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चला। 2014 और 19 में आप देखी होंगी, अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं तो भी सहयोगियों को सर आंखों पर बैठा कर लेकर चलेंगे। तो हम कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। इस नाते आप कह रहे हैं आप करके दिखाते हैं, बहुत अच्छा है। ये प्रशांत तिवारी एनसीपी अजीत पवार गुट के हमारे साथ आ गए हैं। प्रशांत जी, आपसे इस समय बाराबती में इतना अच्छा प्रदर्शन, मजबूत प्रदर्शन, बीजेपी का इतना, आपका जो महायुति इतना अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है फिलहाल, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि अजीत पवार भी चाहेंगे हैं क्या, क्योंकि तस्वीरें लग गई थी निधि, उनकी तस्वीरें भी दिखाई दे रही थी। प्रशांत जी, आप दिखेंगे हमें? जी, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा नाम पारसनाथ तिवारी है। अच्छा, माफी। पारसनाथ तिवारी। जी जी, ठीक है। पारसनाथ जी, बता दें कि अजीत पवार की भी तो तस्वीरें लग गई हैं कई जगहों पर। सुनिए, देखिए, ऐसा है कि महायुति फैसला करेगी कि बैठ करके आपस में कि अपना मुख्यमंत्री कौन होगा। रही बात अजीत दादा पवार की, तो अजीत दादा पवार 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और 18 से 20 घंटा शुरू से काम करने वाले रहे हैं। और लड़ाई अजीत दादा की कैसे बाहर से जो थी, शिवसेना उद्धवपुर से जो थी, कांग्रेस से जो थी, साथ साथ माननीय पवार साहब से लड़ाई चल रही है। पवार साहब तो चलिए, उसमें तो मुहर लग गई, ठीक है ना। अजीत दादा को मुहर लग गई है, हाँ, वो आगे चल रहे हैं जब इस तरह के चुनाव हो रहे हैं ये विधानसभा के। लेकिन क्या आप लोगों की सोच है या विचार है कि भाई जो शीर्ष पद है महाराष्ट्र का, उस पे भी आपके नेता बैठे? क्या ये मन में अब ये विचार आ रहे हैं, बात हो रही है आप लोगों की? देखिए, कौन से पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं चाहता। मैं तो एक अतरंगा कार्यकर्ता हूँ और अपना पूर्व से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा
पद पे रहा हूँ, लेकिन हमारी सरकार तो जब दूसरी बार हमारा 2004 में ही हमारा बन जाता था मुख्यमंत्री, हमारा राष्ट्रवादी का, लेकिन बनने नहीं दिया माननीय पवार साहब ने। चलिए हमारे साथ अभी तो ये स्पेक्यूलेशन है, आरती जेरट जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आरती, अब तो चर्चा होने लगी है कि कौन मुख्यमंत्री, तो देवेंद्र फडणवीस का नाम तो जोर शोर से चल रहा है, कल ही किसी ने बयान भी दे दिया था एक तो इस समय आपका क्या एनालिसिस है? देखिए ये बहुत मुश्किल है कहना कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बट मजबूत स्थिति में समय देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी जितना जीती बहुत मजबूत है, उनकी सीटें बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा, और उनकी स्ट्राइक रेट भी सबसे ज्यादा है, 125 पे हैं खुद अभी अकेले अपने दम पे। और उनकी स्ट्राइक रेट शायद 70 या 75% है। पर ये दो चीज़ें हैं शिंदे के फेवर में। एक तो उनकी पार्टी की स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छी है, मेरे ख्याल में 68% है, उनकी सीटें का नंबर भी सही अच्छे खासे हैं। और अगर आप देखेंगे, अगर आप कहेंगे कि ये लड़की बहन स्कीम की वजह से, मतलब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था इनकी जीत के लिए, महायुति की जीत के लिए, तो वो स्कीम जो है वो एकनाथ शिंदे के चेहरे से जुड़ा हुआ है। तो और मतलब पिछले कई लोकसभा के बाद, आप सही कह रही हैं, लोकसभा चुनावों के बाद जो गिरावट देखने को मिली उसको मजबूती लाने के लिए, रिकवर करने के लिए स्कीम बहुत मजबूती से आई। हमारे साथ कांग्रेस और पिछले 3-4 महीने में एकनाथ शिंदे का मतलब रूप काफी प्रोमिनेंट। लेकिन एक बात दीदी, इसके पहले कि कांग्रेस के पास जाएं, आरती, ये हमेशा संजय भी कुछ देर पहले कह रहे थे ये बात, और भी लोगों ने कहा कि बीजेपी में एक चीज देखी गई है कि रीजनल क्षत्रप्स जब मजबूत बहुत होने लग जाते हैं नेता, तो वहां पे उन्हें किनारे किया जाता है। मैंने नहीं कहा, नहीं कहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा उससे वाकफियत इसलिए नहीं रखता कि शिवराज सिंह चौहान का नाम बार बार लिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार उनको मौका दिया गया जिस समय कमलनाथ के साथ था, और शिवराज सिंह चौहान यहाँ, एक मिनट, कृषि मंत्री बना करके लाए गए। बहुत सारे काउंसिल्स मीटिंग्स में शिवराज सिंह चौहान जो कमिटीज़ बन रही है उसको हेड कर रहे हैं, और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जनवरी में आप शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष के रूप में देखें। या असम में हेमंता बिस्वा शर्मा एक रीजनल सेटअप है। खतरा किसको? मोदी को तो किसी से खतरा नहीं है। योगी आदित्यनाथ पे आप जितनी भी चर्चाएं कर ले, योगी आदित्यनाथ कहीं जाने बट आरती जी, ये एक दिखता है आपको बीजेपी में, हरियाणा में क्या हुआ, या शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या हुआ, या बहुत सारे एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री, या जहां जहां लोकल लीडरशिप मजबूत हुई थी, वो दिखता है कि वहां पर उन्हें थोड़ा किनारे किया जाता है। देखिए, पर एकनाथ शिंदे को किनारे करना इतना आसान नहीं होगा, पर हाँ ये एक मतलब बार्गन हो सकता है, सौदा हो सकता है कि उनको यहाँ सेंटर में अकोमोडेट किया जाए और देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। पर एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि जो सेंटर की रिलेशनशिप है एकनाथ शिंदे के साथ, वो बहुत अच्छी है। अमित शाह और एकनाथ शिंदे का रैपोर बहुत ही बढ़िया है। तो मतलब ये इसीलिए आज के दिन में कहना कौन बनेगा मुख्यमंत्री बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अभिषेक जुड़ गए हैं, अभिषेक भी जुड़ गए हैं, भावना जैन कांग्रेस के हैं, सुराना मल्होत्रा एनसीपी, शरद पवार गुट की भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना जैन, एक जल्दी से एक सवाल आपसे, कांग्रेस ने जो महाविकास अघाड़ी है उसने जो मसले उठाए, क्या वो रेजोनेट नहीं किए? ये समझना चाहेंगे। आप लोगों ने किसानों की बात कही, संविधान की बात कही, महिलाओं की योजना जो थी उसके लिए भी आपने राहत जो राशि है वो बढ़ाई, क्या वो नहीं लोगों तक पहुंच पाई? क्या कारण आप देख रहे हैं जो फिलहाल जो इस समय रुझान दिख रहे हैं हमें? देखिए, बिल्कुल रुझान जो भाजपा की जीत दिखा रहे हैं। मैं अभी भी समझती हूँ कि काफी राउंड बाकी हैं, अभी चौथा या 5वां राउंड है, और कई सीटों पे लीड्स बहुत कम मार्जिन है, तो बहुत कांटे की टक्कर सीटों पे चल रही है। तो अभी भी मैं ये कहती हूँ कि रुझान जो है वो भाजपा की तरफ दिख रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि झारखंड जैसी तस्वीर कुछ पलट जाएगी क्या भावना जी? हाँ, झारखंड के जैसे तस्वीर कुछ पलटने की उम्मीद बाकी है क्या अभी महाराष्ट्र में? अभी जो रुझान दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा है अभी। फिर भी मैं 1 घंटा और इंतजार करना चाहूंगी कुछ भी निर्णय लेने से पहले, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कई सीटों पे अभी चौथा 5वां राउंड है। देखिए, 20 राउंड कम से कम जी भावना किसी भी काउंटिंग। बिल्कुल भावना जी, हमारे साथ अभिषेक जी, हमारे सहयोगी, पूर्व सहयोगी रहे अभिषेक शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, आप कैसे देख रहे हैं, आंक रहे हैं इस समय
जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जिस तरह से रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं, आपका इस समय आंकलन? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी 149 सीटों पर नहीं लड़ रही थी। बीजेपी दरअसल 175 सीटों पर लड़ रही थी। आप उनको कैलकुलेट ऐसे करिए, थोड़ा बैकवर्ड कैलकुलेशन करिए। 149 उन्होंने ऑफिशियली ली और शिंदे सेना के अंदर उन्होंने अपने 15 उम्मीदवार दिए। तो 150 अगर हम 149 और 15 को जोड़ लेते हैं तो आप देखिए कि वो कितना नंबर। और अजीत दादा को भी उन्होंने अपने 5 कैंडिडेट दिए थे। तो ये नंबर बढ़ते बढ़ते तकरीबन 175 हो जाता है। जैसे आप अगर अमरावती के सीट में बड़नेर सीट पे जाएंगे तो वहाँ पर रवि राणा है। रवि राणा इंडिपेंडेंट ज़रूर है लेकिन वो हैं बीजेपी के लिए। ऐसे 4 उम्मीदवार हैं, उन चारों को भी अगर आप जोड़ देते हैं तो ये बीजेपी की दरअसल जो सीटें हैं वो 175 सीटों पे, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर वो चुनाव लड़ रहे थे। तो उनकी जो जीत, जो इतर जिसे कहते हैं अदर्स कहते हैं, उनमें भी उनके नंबर्स हैं जो कि जुड़ के बीजेपी के पास आने वाले हैं। खैर, ये तो मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी ये कि ये जीत लोकसभा के बाद अब क्यों ऐसी दिखाई दे रही है। तो आपको याद हो, एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग था महाराष्ट्र की राजनीति में कि हमारा स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहा। ये किसने कहा था? ये बीजेपी के जो सहयोगी दल थे, एनडीए के घटक दल थे, उन्होंने कहा था। और शरद पवार की पार्टी ने भी कहा था कि हमारा का स्ट्राइक रेट। और उस दिन से ही लोकसभा के तुरंत बाद से एक तैयारी शुरू हुई। महाराष्ट्र में जीत किस चीज़ की हुई है ये हमें समझना पड़ेगा। बीजेपी को अगर आप समझना चाहती हैं, बीजेपी की पूरी कैंपेन जो थी वो भाजपा महायुति के नाम से थी, कि यानी कि ये बीजेपी लेड अलायंस है। उन्होंने कभी भी इसको दूसरा अलायंस नहीं माना, बीजेपी लेड अलायंस शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरी बात यह कि तकरीबन जिन मसलों पर महाराष्ट्र में पिटाई हुई थी लोकसभा में, उन तमाम मसलों को जाकर ग्राउंड पर हल करने की कोशिश की। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि संविधान जागरण यात्रा चलाई, ये मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल अलग थी ये यात्रा, इसका कहीं कवरेज नहीं मिला। लेकिन ये कवरेज आप छोटे छोटे अखबारों में जाएंगे महाराष्ट्र की, आप नवकाल में जाएंगे या आप यशोभूमि पर जाएंगे और नीचे अखबार में चले जाते जाइए आप प्रिंट के, आपको दिखेगा कि सिंगल कॉलम डबल कॉलम छपी हुई खबर दिखेगी आपको। और उस खबर में समझ में आएगा कि संविधान जागरण यात्रा संघ के साथ बीजेपी लगातार चला रही थी छोटे छोटे। एक जो नैरेटिव खड़ा हुआ था जिसमें नवबौद्ध और आप कह सकते हैं अम्बेडकराइट, वो बीजेपी से छिटके थे। और हिंदू दलित जो थे, मातंग समाज के साथ जो 12 इतर जातियां हैं महाराष्ट्र की, दलित हिंदू कह सकते हैं आप उनको, वो छिटक के चली गई थी संविधान के नाम पे। उनको वापस लाने का काम 250 रैलियां हुई पूरे महाराष्ट्र में, और ये चुनाव के होने के पहले ही शुरू हो चुकी थी। चुनाव के बीच में इनका में कुछ नहीं हुआ। 7000 से ज्यादा उन्होंने गांव में मेले किए ये समझाने के लिए कि यहां पर दरअसल संविधान जागरण यात्रा चल रही है। और देखिए, ये जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। जातियों को लेकर जो व्यूह रचना बहुत जी इन्हीं मसलों पर जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, संविधान जागरण यात्रा, इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ पर भी गेस्ट मौजूद हैं। संजय, आपसे जो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे अभिषेक, जो संविधान जागरण यात्रा निकाली संघ के साथ मिलकर, कहा ये गया कि लोकसभा चुनावों में संघ का इतना साथ नहीं था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनावों में जमीन पर संघ ने मदद की, कार्य किया। और जिस तरह से अभिषेक ही बता रहे हैं कि बड़े बड़े अखबारों में भले ही ना आया हो, लेकिन छोटे अखबारों में यह आया, तो ये जो मदद है इसका असर दिख रहा है आज नतीजों पर। देखिए, अभिषेक ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। दूसरा एक चीज़ है कि कई बार बड़े अखबार जो हैं या नेशनल या जो स्टेट सेंट्रिक, कैपिटल सेंट्रिक हैं, वो बहुत सारी छोटी चीज़ों को, क्योंकि आप लार्जर पिक्चर देखते हैं, हम लोग भी कई बार लार्जर पिक्चर देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कई बार बहुत अहम हो जाती हैं। लोकसभा चुनाव से हम इसको ज़्यादा कंपेयर करके देख रहे हैं। और पूरा नैरेटिव जो बनेगा, एक वैसे तो एक एनडीए और एक INDIA, लेकिन महाराष्ट्र का जीत जो है सबको ओवर पावर कर जाएगी। जो बात आप कह रही हैं, संघ के साथ एक मतलब आप क्या कहिएगा, संघ की थोड़ी सी दूरी या आपस का जो भी जिस तरह का भी एक छोटा सा मनमुटाव वाली चीज़ आ गई थी लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में संघ ने उस तरह से काम नहीं किया, संघ के कार्यकर्ताओं ने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से वो करते हैं आमतौर पे बीजेपी के साथ। वो कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक चीज़ और हुई, बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर्स इंक्लूडिंग संघ वाले लोग जो एक्टिवली काम करते हैं, कई बार होता है ना कि आपने हल्का सा झटका दिया या लगता है कि हल्का झटका दे दें, कोई बात नहीं यार, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ी मतलब लोग सचेत हो जाएंगे कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। वो थोड़ा जोर का झटका, धीरे से जोर का झटका लगा, उस तरह का हो गया। जब जोर का झटका
जब जोर एक का झटका। बस जब जोर का झटका लगा तो आपको लगता है कि यार ये तो झटका मतलब हमारे ही से वो हो सुधरने का समय। तो लोग वो जो आक्रोश जिस तरह का भी एंग्वेश नाराजगी या जो भी था उसके बाद फिर वो आपस में जो होता है ना कि हम भाई भाई हैं, ब्लड इज थिकर देन वाटर, फिर वो सब कुनबा जुड़ करके मान रही हैं जैसा संजय बता रहे हैं, और जो अभी अभिषेक ने भी कहा कि आरएसएस की भूमिका अभी अहम रही। पिछली बार तो उन्होंने हाथ थोड़ा खींचा था, तो क्या ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं मदद की ज़रूरत है और बीजेपी भी थोड़ी सचेत हुई? नहीं बिल्कुल। और अगर आप भाजपा की स्ट्रैटेजी देखेंगे तो ये पहली बार है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव अलग हुए हैं, क्योंकि भाजपा को मालूम था कि उनको मतलब कंसंट्रेटेड काम करना है हरियाणा में, जहां उन्होंने लोकसभा में 5 सीटें हारी, और कंसंट्रेटेड तरीके से उनको महाराष्ट्र में भी काम करना है, जहां उनकी प्रदर्शन भी बहुत ख़राब हुई थी जी। तो मतलब इनकी प्लानिंग देखिए किस तरीके से इन्होंने ये पूरा प्लान किया है।